बांझ। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मेरी और उसकी मुलाकात आज से ठीक 2 बरस पहले अपोलो बंदर पर हुई थी। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें समंदर की उन दराज लहरों के पीछे गायब हो चुकी थीं जो साहिल के बेंच पर बैठकर देखने से मोटे कपड़े की तहें मालूम होती थीं। मैं गेट ऑफ इंडिया के उस तरफ पहला बेंच छोड़कर, जिस पर एक आदमी चंपई वाले से अपने सर की मालिश करा रहा था, दूसरे बेंच पर बैठा था और हद्दे नजर तक फैले हुए समंदर को देख रहा था। दूर, बहुत दूर, जहां समंदर और आसमान घुल मिल रहे थे, बड़ी बड़ी लहरें आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थीं और ऐसा मालूम होता था कि बहुत बड़ा गदले रंग का कालीन है जिसे इधर से उधर समेटा जा रहा है। साहिल के सब कुमकुमे रोशन थे, जिनका अक्स किनारे के लर्जा पानी पर कपकपाती हुई मोटी लकीरों की सूरत में जगह जगह रींग रहा था। मेरे पास पथरीली दीवार के नीचे कई कश्तियों के लपेटे हुए बादबान और बांस हौले हौले हरकत कर रहे थे। समंदर की लहरें और तमाशाइयों की आवाज एक गुनगुनाहट बनकर फिजा में घुली हुई थी। कभी कभी किसी आने या जाने वाली मोटर के हॉर्न की आवाज बुलंद होती और यूं मालूम होता कि बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने के दौरान मैं किसी ने जोर से हूं की है। ऐसे माहौल में सिगरेट पीने का बहुत मजा आता है। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डिबिया निकाली, मगर माचिस न मिली। जाने कहां भूल आया था। सिगरेट की डिबिया वापस जेब में रखने ही वाला था कि पास से किसी ने कहा, माचिस लीजिएगा। मैंने मुड़कर देखा, बेंच के पीछे एक नौजवान खड़ा था। यूं तो बंबई के आम बाशिंदों का रंग जर्द होता है, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। आपकी बड़ी इनायत है। उसने जवाब दिया, आप सिगरेट सुलगा लीजिए, मुझे जाना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने झूठ बोला है, क्योंकि उसके लहजे से इस बात का पता चलता था कि उसे कोई जल्दी नहीं है और ना उसे कहीं जाना है। आप कहेंगे कि लहजे से ऐसी बातों का पता कैसे चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ। चुनाचा मैंने एक बार फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, तशरीफ रखिए। और यह कहकर मैंने सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। शौक फरमाइए। उसने सिगरेट की छाप की तरफ देखा और जवाब दिया, शुक्रिया, मैं सिर्फ अपना ब्रांड पीता हूं। आप माने ना माने, मगर मैं कसमियां कहता हूं कि इस बार उसने फिर झूठ बोला। इस मर्तबा फिर उसके लहजे ने चुगली खाई और मुझे उससे दिलचस्पी पैदा हो गई, इसलिए कि मैंने अपने दिल में कसद कर लिया था कि उसे जरूर अपने पास बिठाऊंगा और अपना सिगरेट पिलवाऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें मुश्किल की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उसके 2 जुमलों ही ने मुझे बता दिया था कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसका जी चाहता है कि मेरे पास बैठे और सिगरेट पिए, लेकिन बैक वक्त उसके दिल में यह ख्याल भी पैदा हुआ था कि मेरे पास न बैठे और मेरा सिगरेट न पिए। चुनाचे हाँ और ना का यह तसादुम उसके लहजे में साफ तौर पर मुझे नजर आया था। आप यकीन जानिए कि उसका वजूद भी होने और ना होने के बीच में लटका हुआ था। उसका चेहरा, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं, बेहद पीला था। इस पर उसकी नाक, आंखों और मुंह के खुतूत इस कदर मध्यम थे जैसे किसी ने तस्वीर बनाई है और उसको पानी से धो डाला है। कभी कभी उसकी तरफ देखते देखते उसके होंठ उभर से आते, लेकिन फिर राख में लिपटी हुई चिंगारी के मानिंद सो जाते। उसके चेहरे के दूसरे खुतूत का भी यही हाल था। आंखें गिदले पानी की 2 बड़ी बड़ी बूंदें थीं, जिन पर उसकी छिद्री पलकें झुकी हुई थीं। बाल काले थे, मगर उनकी स्याही जले हुए कागज के मानिंद थी, जिनमें भोसलापन होता है। करीब से देखने पर उसकी नाक का सही नक्शा मालूम हो सकता था, मगर दूर से देखने पर वो बिल्कुल चिपटी मालूम होती थी, क्योंकि जैसा मैं इससे पेशतर बयान कर चुका हूं, उसके चेहरे के खुतूत बिल्कुल ही मध्यम थे। उसका कद आम लोगों जितना था, यानी ना छोटा ना बड़ा। अलबत्ता जब वो एक खास अंदाज से अपनी कमर की हड्डी को ढीला छोड़ के खड़ा होता तो उसके कद में नुमायां फर्क पैदा हो जाता। इसी तरह जबकि वो एकदम खड़ा होता तो उसका कद जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ा दिखाई देता। कपड़े उसके खस्ता हालत में थे, लेकिन मैले नहीं थे। कोट की आस्तीनों के आखिरी हिस्से कसरते इस्तेमाल के बायस घिस गए थे और फूसड़े निकल आए थे। कॉलर खुला था और कमीज बिल्कुल एक और धुलाई की मार थी, मगर उन कपड़ों में भी वो खुद को एक बावकार अंदाज में पेश करने की सही कर रहा था। मैंने सही कर रहा था इसलिए कहा क्योंकि जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसके सारे वजूद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी।
और मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि वो अपने आप को मेरी निगाहों से ओझल रखना चाहता है। मैं उठ खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगाकर उसकी तरफ डिबिया बढ़ा दी। शौक फरमाइए। ये मैंने कुछ इस तरीके से कहा और फौरन माचिस सुलगाकर उस अंदाज से पेश की कि वो सब कुछ भूल गया। उसने डिबिया में से सिगरेट निकालकर मुंह में दबा लिया और इसे सुलगाकर पीना भी शुरू कर दिया, लेकिन एकाएकी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुंह में से सिगरेट निकालकर मसनूई खांसी के आसार हलक में पैदा करते हुए उसने कहा, कैलेंडर, मुझे रास नहीं आते, इनका तंबाकू बहुत तेज है, मेरे गले में फौरन खराशें पैदा हो जाती हैं। मैंने उससे पूछा, आप कौन से सिगरेट पसंद करते हैं? उसने तुतला कर जवाब दिया, मैं दरअसल सिगरेट बहुत कम पीता हूं, क्योंकि डॉक्टर रॉकर ने मना कर रखा है। वैसे मैं 3-5 पीता हूं, जिनका तंबाकू तेज नहीं होता। उसने जिस डॉक्टर का नाम लिया वो बंबई का बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसकी फीस 10 रुपए है और जिन सिगरेटों का उसने हवाला दिया, इसके मुतालिक आपको भी मालूम होगा कि बहुत महंगे दामों मिलते हैं। उसने एक ही सांस में 2 झूठ बोले जो मुझे हजम न हुए, मगर मैं खामोश रहा। हालांकि सच अर्ज करता हूं, इस वक्त मेरे दिल में यही ख्वाहिश चुटकियां ले रही थी कि उसका गिलाफ उतार दूं और उसकी दरोगोई को बेनकाब कर दूं और उसे कुछ इस तरह शर्मिंदा करूं कि वो मुझसे माफी मांगे। मगर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो इस फैसले पर पहुंचा कि उसने जो कुछ कहा है इसका जुज बनकर रह गया है। झूठ बोलकर चेहरे पर जो एक सुर्खी सी दौड़ जाया करती है मुझे नजर न आई, बल्कि मैंने ये देखा कि वो जो कुछ कह चुका है उसको हकीकत समझता है। उसके झूठ में इस कदर इखलास था, यानी उसने इतने पुरखलूस तरीके पर झूठ बोला था कि उसकी मेज़ाने एहसास में हल्की सी जुम्बिश भी पैदा नहीं हुई थी। खैर, इस किस्से को छोड़िए, ऐसी बारीकियां मैं आपको बताने लगूं तो सफ़े के सफ़े काले हो जाएं और अफसाना बहुत खुश्क हो जाएगा। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने उसको राह पर लगाया और एक और सिगरेट पेश करके समंदर के दिल फरेब मंजर की बात छेड़ दी। चूंकि अफसाना निगार हूं, इसलिए कुछ इस दिलचस्प तरीके पर उसे समंदर, अपोलो बंदर और वहां आने जाने वाले तमाशाइयों के बारे में चंद बातें सुनाई कि 6 सिगरेट पीने पर भी उसके हलक में खरखराहट पैदा न हुई। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आप मिस्टर हैं? मैं आपके कई अफसाने पढ़ चुका हूं। मुझे मालूम न था कि आप हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, वल्लाह बहुत खुशी हुई है। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर उसने अपनी बात शुरू कर दी। हाँ, खूब याद आया, अभी हाल ही में आपका एक अफसाना मैंने पढ़ा है, उन्वान भूल गया हूं। उसमें आपने एक लड़की पेश की है जो किसी मर्द से मोहब्बत करती थी, मगर वो उसे धोखा दे गया। उसी लड़की से एक और मर्द भी मोहब्बत करता था जो अफसाना सुनाता है। जब उसको लड़की की उफ्ताद का पता चला तो वो उससे मिलता है और उससे कहता है, जिंदा रहो, इन चंद घड़ियों की याद में अपनी जिंदगी की बुनियादें खड़ी करो जो तुमने उसकी मोहब्बत में गुजारी हैं, इस मसरत की याद में जो तुमने चंद लम्हात के लिए हासिल की थी। मुझे असल इबारत याद नहीं रही, लेकिन मुझे बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिन को आप छोड़िए, आप ये बताइए कि वो आदमी आप तो नहीं थे, मगर क्या आप ही ने उससे कोठे पर मुलाकात की थी और उसकी थकी हुई जवानी को ऊँगती हुई चांदनी में छोड़कर नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चले आए थे? ये कहते हुए वो एकदम ठहर गया। मगर मुझे ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, अपने दिल का हाल कौन बताता है? इस पर मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली मुलाकात में सब कुछ पूछ लेना और सब कुछ बता देना अच्छा मालूम नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? वो जोश जो गुफ्तगू करते वक्त उसके अंदर पैदा हो गया था एकदम ठंडा पड़ गया। उसने धीमे लहजे में कहा, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर क्या पता है कि आपसे फिर कभी मुलाकात ना हो। इस पर मैंने कहा, इसमें शक नहीं, बंबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हमारी एक नहीं बहुत सी मुलाकातें हो सकती हैं। बेकार आदमी हूं, यानी अफसाना निगार। शाम को हर रोज इसी वक्त, बशर्त ये कि बीमार ना हो जाऊं, आप मुझे हमेशा इसी जगह पर पाएंगे। यहाँ बेशुमार लड़कियां सैर को आती हैं और मैं इसलिए आता हूं कि खुद को किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकूं। मोहब्बत बुरी चीज नहीं है। मोहब्बत? उसने इससे आगे कुछ कहना चाहा, मगर कह न सका और जलती हुई रस्सी की तरह आखिरी बल खाकर खामोश हो गया। मैंने अज़राहे मजाक उससे मोहब्बत का जिक्र किया था। दरअसल उस वक्त फिजा ऐसी थी, दिल फरेब थी कि अगर किसी औरत पर आशिक हो जाता तो मुझे अफसोस ना होता। जब दोनों वक्त आपस में मिल रहे हों, नीम तारीकी में बिजली के कुमकुमे कितार अंदर कितार आंखें झपकना शुरू कर दे, हवा में खुनकी पैदा हो जाए
और फिजा पर एक अफसानवी कैफियत सी छा जाए तो किसी अजनबी औरत की कुर्बत की ज़रूरत महसूस हुआ करती है, एक ऐसी जिसका एहसास तहत शऊर में छुपा रहता है। खुदा मालूम उसने किस अफसाने के मुतालिक मुझसे पूछा था। मुझे अपने सब अफसाने याद नहीं, और ख़ास तौर पर वो तो बिल्कुल याद नहीं जो रोमानी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम औरतों से मिला हूँ। वो अफसाने जो मैंने औरतों के मुतालिक लिखे हैं या तो किसी ख़ास ज़रूरत के मातहत लिखे हैं या महज दिमागी अय्याशी के लिए। मेरे ऐसे अफसानों में चूँकि खुलूस नहीं है, इसलिए मैंने कभी उनके मुतालिक गौर नहीं किया। एक ख़ास तबके की औरतें मेरी नज़र से गुजरी हैं और उनके मुतालिक मैंने चंद अफसाने लिखे हैं, मगर वो रोमान नहीं हैं। उसने जिस अफसाने का जिक्र किया था वो यकीनन कोई अदना दर्जे का रोमान था जो मैंने अपने चंद जज्बात की प्यास बुझाने के लिए लिखा होगा, लेकिन मैंने तो अपना अफसाना बयान करना शुरू कर दिया। हाँ, तो जब वो मोहब्बत कहकर खामोश हो गया तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मोहब्बत के बारे में कुछ और कहूँ। चुनाचे मैंने कहना शुरू किया, मोहब्बत की यूं तो बहुत सी किस्में हमारे बाप दादा बयान कर गए हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मोहब्बत खा मुल्तान में हो या साइबेरिया के यकबस्ता मैदानों में, सर्दियों में पैदा हो या गर्मियों में, अमीर के दिल में पैदा हो या गरीब के दिल में, मोहब्बत खूबसूरत करे या बदसूरत, बद किरदार करे या नेकोकार, मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है। उसमें कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। जिस तरह बच्चे पैदा होने की सूरत हमेशा ही एक सी चली आ रही है, इसी तरह मोहब्बत की पैदाइश भी एक ही तरीके पर होती है। यह जुदा बात है कि सईदा बेगम अस्पताल में बच्चा जने और राजकुमारी जंगल में, गुलाम मोहम्मद के दिल में भंगन मोहब्बत पैदा कर दे और नटवर लाल के दिल में कोई रानी। जिस तरह बाज बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमज़ोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। बाज़ दफ़ा बच्चे बड़ी तकलीफ से पैदा होते हैं, बाज़ दफ़ा मोहब्बत भी बड़ी तकलीफ देकर पैदा होती है। जिस तरह औरतों का हमल गिर जाता है, उसी तरह मोहब्बत भी गिर जाती है। बाज़ दफ़ा बांझपन पैदा हो जाता है। इधर भी आपको ऐसे आदमी नजर आएंगे जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत करने की ख्वाहिश उनके दिल से हमेशा के लिए मिट जाती है या उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं रहता। नहीं, ये ख्वाहिश उनके दिल में मौजूद होती है, मगर वो इस काबिल नहीं रहते कि मोहब्बत कर सकें। जिस तरह औरत अपने जिस्मानी नकाइस के बायस बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, इसी तरह ये लोग चंद रूहानी नकाइस के बायस किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने की कुव्वत नहीं रखते। मोहब्बत का अस्कात भी हो सकता है। मुझे अपनी गुफ्तगू को दिलचस्प मालूम हो रही थी, चुनाचा मैंने उसकी तरफ देखे बगैर लेक्चर दिए जा रहा था। लेकिन जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो समंदर के उस पार खला में देख रहा था और अपने ख्यालात में गुम था। मैं खामोश हो गया। जब जोर से किसी मोटर का हॉर्न बजा तो वो चौंका और खाली ज़हन होकर कहने लगा, जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मेरे जी में आई कि उससे पूछूं, दुरुस्त फरमाया है? उसको छोड़िए, आप ये बताइए कि मैंने क्या कहा है। लेकिन मैं खामोश रहा और उसको मौका दिया कि अपने वजनी ख्यालात दिमाग से झटक दे। वो कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद उसने फिर कहा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, लेकिन खैर छोड़िए इस किस्से को। मुझे अपनी गुफ्तगू बहुत अच्छी मालूम हुई थी। मैं चाहता था कि कोई मेरी बातें सुनता चला जाए। चुनाचे मैंने फिर से कहना शुरू किया, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाज आदमी भी मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं, यानी उनके दिल में मोहब्बत करने की ख्वाहिश तो मौजूद होती है, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस बांझपन का बायस रूहानी नकाइस हैं। आपका क्या ख्याल है? उसका रंग और भी जर्द पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यह तब्दीली उसके अंदर इतनी जल्दी पैदा हुई कि मैंने घबरा कर उससे पूछा, खैरियत तो है? आप बीमार हैं? नहीं तो। उसकी परेशानी और भी ज्यादा हो गई। मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपने कैसे समझ लिया कि मैं बीमार हूं? मैंने जवाब दिया, इस वक्त आपको जो कोई भी देखेगा यही कहेगा कि आप बहुत बीमार हैं। आपका रंग खौफनाक तौर पर जर्द हो रहा है। मेरा ख्याल है आपको घर चले जाना चाहिए। आइए मैं आपको छोड़ आऊं। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मगर मैं बीमार नहीं हूं। कभी कभी मेरे दिल में मामूली सा दर्द पैदा हो जाया करता है, शायद वही हो। मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं था कि मेरी बात गौर से सुन सकता। लेकिन जब उसने इसरार किया तो मैंने कहना शुरू किया, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि उन लोगों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है
जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ होते हैं। मैं ऐसे आदमियों के जज्बात और उनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं इस बांझ औरत का तस्वुर करता हूँ जो सिर्फ एक बेटी या बेटा हासिल करने के लिए दुआएं मांगती है, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाती है, और जब वहां से कुछ नहीं मिलता तो तूने टोटकों में अपना गौहर मकसूद ढूंढती है, शमशानों से राख लाती है, कई कई रातें जागकर साधुओं के बताए हुए मंत्र पढ़ती है, मन्नतें मानती है, चढ़ावे चढ़ाती है, तो मैं ख्याल करता हूँ कि उस आदमी की भी यही हालत होती होगी जो मोहब्बत के मामले में बांझ हो। ऐसे लोग वाकई हमदर्दी के कायल हैं। मुझे अंधों पर इतना रहम नहीं आता जितना उन लोगों पर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो थूक निगल कर दफतन उठ खड़ा हुआ और परली तरफ मुंह करके कहने लगा, ओह बहुत देर हो गई, मुझे जरूरी काम के लिए जाना था। यहां बातों बातों में कितना वक्त गुजर गया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। वो पलटा और जल्दी से मेरा हाथ दबाकर, लेकिन मेरी तरफ देखे बगैर, उसने अब रुखसत चाहता हूं कहा और चल दिया। दूसरी मर्तबा उससे मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर ही पर हुई। मैं सैर का आदी नहीं हूं, मगर उस जमाने में हर शाम अपोलो बंदर पर जाना मेरा दस्तूर हो गया था। 1 महीने के बाद जब मुझे आगरा के एक शायर ने एक लंबा चौड़ा खत लिखा जिसमें उसने निहायत ही हरीसाना तौर पर अपोलो बंदर और वहां जमा होने वाली परियों का जिक्र किया और मुझे इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत कहा कि मैं बंबई में हूं, तो अपोलो बंदर से मेरी दिलचस्पी हमेशा के लिए फना हो गई। अब जब कभी कोई मुझे अपोलो बंदर जाने को कहता है तो मुझे आगरे के शायर का खत याद आ जाता है और मेरी तबीयत मतला जाती है। लेकिन मैं उस जमाने का जिक्र कर रहा हूं जब मुझे खत नहीं मिला था और मैं हर रोज जाकर शाम को अपोलो बंदर के उस बेंच पर बैठा करता था जिसके उस तरफ कई आदमी चंपी वालों से अपनी खोपड़ियों की मरम्मत कराते रहते हैं। दिन पूरी तरह ढल चुका था और उजाले का कोई निशान बाकी नहीं रहा था। अक्टूबर की गर्मी में कमी वाक़या नहीं हुई थी। हवा चल रही थी। थके हुए मुसाफिर की तरह सैर करने वालों का हुजूम ज्यादा था। मेरे पीछे मोटरें ही मोटरें खड़ी थीं। बेंच भी सबके सब पुर थे। जहां बैठा करता था वहां 2 बातूनी, एक गुजराती और एक पारसी न जाने कब के जमे हुए थे। दोनों गुजराती बोलते थे मगर मुख्तलिफ लबो लहजा से। पारसी की आवाज में 2 सुर थे। वो कभी बारीक सुर में बात करता था, कभी मोटे सुर में। जब दोनों तेजी से बोलना शुरू कर देते तो ऐसा मालूम होता जैसे तोते मैना की लड़ाई हो रही है। मैं उनकी लामुत्तनाही गुफ्तगू से तंग आकर उठा और टहलने की खातिर ताजमहल होटल का रुख करने ही वाला था कि सामने से मुझे वो आता दिखाई दिया। मुझे उसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैं उसे पुकार न सका। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें साकिन हो गईं, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। कोई बेंच खाली नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा, आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हुई, चलिए सामने रेस्तोरां में बैठते हैं, यहाँ कोई बेंच खाली नहीं। उसने रस्मी तौर पर चंद बातें की और मेरे साथ हो लिया। चंद गजों का फासला तय करने के बाद हम दोनों रेस्तोरां में बैद की कुर्सियों पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर मैंने उसकी तरफ सिगरेटों का टीन बढ़ा दिया। इत्तेफाक की बात है, मैंने उसी रोज 10 रुपए देकर डॉक्टर अरोलकर से मशवरा लिया था और उसने मुझसे कहा था कि अव्वल तो सिगरेट पीना ही मौकूफ कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छे सिगरेट पिया करो, मिसाल के तौर पर 555। चुनाचे मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये टीन उसी शाम खरीदा था। उसने डिब्बे की तरफ गौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाई, कुछ कहना चाहा मगर खामोश रहा। मैं हंस पड़ा। आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपके कहने पर यह सिगरेट पीना शुरू किए हैं। इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे भी डॉक्टर अरोलकर के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। चुनाचे उसने मुझसे कहा कि यह सिगरेट पिया करो, लेकिन बहुत कम। मैंने ये कहते हुए उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी ये बातें नागवार मालूम हुई हैं। चुनाचे मैंने फौरन जेब से वो नुस्खा निकाला जो डॉक्टर अरोलकर ने मुझे लिख कर दिया था। ये कागज पर मैंने उसके सामने मेज पर रख दिया। ये इबारत मुझसे पढ़ी तो नहीं जाती, मगर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने विटामिन का सारा खानदान इस नुस्खे में जमा कर दिया है। इस कागज को, जिस पर उभरे हुए काले हुरूफ में डॉक्टर अरोलकर का नाम और पता मुंदरिज था और तारीख भी लिखी हुई थी, उसने चोर निगाहों से देखा और वो इज़्तिराब जो उसके चेहरे पर पैदा हो गया था फौरन दूर हो गया। चुनाचे उसने मुस्कुराकर कहा, क्या वजह है कि अक्सर लिखने वालों के अंदर विटामिन खत्म हो जाती हैं?
मैंने जवाब दिया, इसलिए कि उन्हें खाने को काफी नहीं मिलता, काम ज्यादा करते हैं लेकिन उजरत बहुत कम मिलती है। इसके बाद चाय आ गई और दूसरी बातें शुरू हो गईं। पहली मुलाकात और इस मुलाकात में गालिबन 2.5 महीने का फासला था। उसके चेहरे का रंग पहले से ज्यादा पीला था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पैदा हो रहे थे। उसे गालिबन कोई तकलीफ थी जिसका एहसास उसे हर वक्त रहता था, क्योंकि बातें करते करते बाज़ औक़ात वो ठहर जाता और उसके होंठों में से गैर इरादी तौर पर आह निकल जाती। अगर हंसने की कोशिश भी करता तो उसके होंठों में जिंदगी पैदा नहीं होती थी। मैंने ये कैफियत देखकर उससे अचानक तौर पर पूछा, आप उदास क्यों हैं? उदास? उदास? एक फीकी सी मुस्कुराहट जो उन मरने वालों के लबों पर पैदा हुआ करती है जो जाहिर करना चाहते हैं कि वो मौत से खौफ नहीं, उसके होंठों पर फैली। मैं उदास नहीं हूं, आपकी तबीयत उदास होगी। ये कहकर उसने एक ही घूंट में चाय की प्याली खाली कर दी और उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो मैं इजाजत चाहता हूं, एक जरूरी काम से जाना है। मुझे यकीन था कि उसे कोई जरूरी काम नहीं है, मगर मैंने उसे न रोका और जाने दिया। इस दफा फिर उसका नाम दरियाफ्त न कर सका, लेकिन इतना पता चल गया कि वो ज़हनी और रूहानी तौर पर बेहद परेशान था। वो उदास था, बल्कि यूं कहिए कि उदासी उसके रगो रेशा में सिरायत कर चुकी थी, मगर वो नहीं चाहता था कि उसकी उदासी का दूसरों को इल्म हो। वो 2 जिंदगियां बसर करना चाहता था, एक वो जो हकीकत थी और एक वो जिसकी तख्लीक में हर घड़ी हर लम्हा मसरूफ रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी के ये दोनों पहलू नाकाम थे। क्यों, ये मुझे मालूम नहीं। उससे तीसरी मर्तबा मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर पर हुई। इस दफा मैं उसे अपने घर ले गया। रास्ते में हमारी कोई बातचीत न हुई, लेकिन घर पर उसके साथ बहुत सी बातें हुई। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर चंद लम्हात के लिए उदासी छा गई, मगर वो फौरन संभल गया और उसने अपनी आदत के खिलाफ अपने आप को बहुत तरोताज़ा और बातूनी जाहिर करने की कोशिश की। उसको इस हालत में देखकर मुझे उस पर और भी तरस आ गया। वो एक मौत जैसी यकीनी हकीकत को झुटला रहा था, और मजा यह है कि इस खुद फरेबी से कभी कभी वो मुतमईन भी नजर आता था। बातों के दौरान में उसकी नजर मेरे मेज पर पड़ी। शीशे के फ्रेम में उसको एक लड़की की तस्वीर नजर आई। उठकर उसने तस्वीर की तरफ जाते हुए कहा, क्या मैं आपकी इजाजत से यह तस्वीर देख सकता हूं? मैंने कहा, बसद शौक। उसने तस्वीर को एक नजर देखा और देखकर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छी खूबसूरत लड़की है। मैं समझता हूं कि आपकी। जी नहीं, एक जमाना हुआ इससे मोहब्बत करने का ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ था, बल्कि यूं कहिए कि थोड़ी सी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा भी हो गई थी, मगर अफसोस है कि उसको इसकी खबर तक न हुई और मैं नहीं, लेकिन बल्कि वो ब्याह दी गई। ये तस्वीर मेरी पहली मोहब्बत की यादगार है जो अच्छी तरह पैदा होने से पहले ही मर गई। यह आपकी मोहब्बत की यादगार है। उसके बाद तो आपने और भी बहुत से रोमान लड़ाए होंगे। उसने अपनी खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। यानी आपकी जिंदगी में तो कई ऐसी नामुकम्मल और मुकम्मल मोहब्बतें मौजूद होंगी। मैं कहने ही वाला था कि जी नहीं, खाकसार भी मोहब्बत के मामले में आप जैसा बंजर है, मगर जाने क्यों ये कहता कहता रुक गया और खामखा झूठ बोल दिया। जी हाँ, ऐसे सिलसिले होते रहते हैं। आपकी किताब जिंदगी भी तो ऐसे वाकयात से भरपूर होगी। वो कुछ ना बोला और बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे किसी गहरे समंदर में गोता लगा गया है। देर तक जब वो अपने ख्यालात में गर्क रहा और मैं उसकी खामोशी से उदास होने लगा तो मैंने कहा, अजी हजरत, आप किन ख्यालात में खो गए? वो चौंक पड़ा। मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा, कोई बीती कहानी याद आ गई? कोई बिछड़ा हुआ सपना मिल गया? पुराने जख्म हरे हो गए? जख्म? पुराने जख्म? कई जख्म नहीं, सिर्फ एक ही है, बहुत गहरा, बहुत कारी, और जख्म मैं चाहता भी नहीं। एक ही जख्म काफी है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे में टहलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इस छोटी सी जगह में जहां कुर्सियां, मेज और चारपाई सब कुछ पड़ा था, टहलने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेज के पास उसे रुकना पड़ा। तस्वीर को अब की दफा गहरी नजरों से देखा और कहा, इसमें कितनी मुशाबहत है, मगर उसके चेहरे पर ऐसी शोखी नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी थीं, मगर उन आंखों की तरह उनमें शरारत नहीं थी। वो फिक्रमंद आंखें थीं, ऐसी आंखें जो देखती भी हैं और समझती भी हैं। ये कहते उसने एक सर्द आह भरी और कुर्सी पर बैठ गया। मौत
बिल्कुल नाकाबिले फहम चीज़ है, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि ये जवानी में आए। मैं समझता हूँ कि खुदा के अलावा एक ताकत और भी है जो बड़ी हासिद है, जो किसी को खुश देखना नहीं चाहती। मगर छोड़िए इस किस्से को। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, आप सुनाते जाइए, लेकिन अगर आप ऐसा मुनासिब समझें। सच पूछिए तो मैं ये समझ रहा था कि आपने कभी मोहब्बत की ही ना होगी। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं? और अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी किताब ज़िंदगी ऐसे कई वाक़यात से भरी पड़ी है। ये कहकर उसने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो ये दुख मेरे दिल में कहाँ से पैदा हो गया है? मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो मेरी ज़िंदगी को ये रोग कहाँ से चिमट गया है? मैं रोज़ बरोज़ मोम की तरह क्यों पिघला जा रहा हूँ? बज़ाहिर ये तमाम सवाल वो मुझसे कर रहा था, मगर दरअसल वो सब कुछ अपने आप ही से पूछ रहा था। मैंने कहा, मैंने झूठ बोला था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात होंगे, मगर आपने भी झूठ बोला था कि मैं उदास नहीं हूँ और मुझे कोई रोग नहीं है। किसी के दिल का हाल जानना आसान बात नहीं है। आपकी उदासी की और बहुत सी वजहें हो सकती हैं, मगर जब तक मुझे आप खुद न बताएं, मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकता हूं? इसमें कोई शक नहीं कि आप वाकई रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। आपको यकीनन बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और मुझे आपसे हमदर्दी है। हमदर्दी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमदर्दी उसे वापस नहीं ला सकती। उस औरत को मौत की गहराइयों से निकालकर मेरे हवाले नहीं कर सकती जिससे मुझे प्यार था। आपने मोहब्बत नहीं की? मुझे यकीन है आपने मोहब्बत नहीं की, इसलिए कि इसकी नाकामी ने आप पर कोई दाग नहीं छोड़ा। मेरी तरफ देखिए। ये कहकर उसने खुद अपने आप को देखा। कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां मेरी मोहब्बत के नक्श मौजूद ना हो। मेरा वजूद खुद इस मोहब्बत की टूटी हुई इमारत का मलबा है। मैं आपको यह दास्तान कैसे सुनाऊं और क्यों सुनाऊं, जबकि आप इसे समझ ही नहीं सकेंगे। किसी का यह कह देना कि मेरी मां मर गई है आपके दिल पर वो असर पैदा नहीं कर सकता जो मौत ने बेटे पर किया। मेरी दास्तान में मोहब्बत आपको किसी को भी बिल्कुल मामूली मालूम होगी, मगर मुझ पर जो असर हुआ है उससे कोई भी आगाह नहीं हो सकता, इसलिए कि मोहब्बत मैंने की है और सब कुछ सिर्फ मुझी पर गुजरा है। ये कहकर वो खामोश हो गया। उसके हलक में तलखी पैदा हो गई थी क्योंकि वो बार बार थूक निगलने की कोशिश कर रहा था। क्या वो आपको धोखा दे गई? मैंने उससे पूछा, या कुछ और हालात थे? धोखा? वो धोखा दे ही नहीं सकती थी। खुदा के लिए धोखा न कहिए, वो औरत नहीं फरिश्ता थी। मगर बुरा हो इस मौत का जो हमेशा हमें खुश न देख सकी और उसे हमेशा के लिए अपने परों में समेट कर ले गई। आह, आपने मेरे दिल पर खराशें पैदा कर दी हैं। सुनिए सुनिए, मैं आपको दर्दनाक दास्तान का कुछ हिस्सा सुनाता हूं। वो एक बड़े और अमीर घराने की लड़की थी। जिस जमाने में उसकी और मेरी मुलाकात हुई, मैं अपने बाप दादा की सारी जायदाद अय्याशियों में बर्बाद कर चुका था। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। फिर बंबई छोड़कर मैं लखनऊ चला आया। अपनी मोटर चूंकि मेरे पास हुआ करती थी, इसलिए मैं सिर्फ मोटर चलाने का काम जानता था। चुनाचे मैंने उसी को अपना पेशा करार देने का फैसला किया। पहली मुलाजमत मुझे डिप्टी साहब के यहाँ मिली, जिनकी इकलौती लड़की थी। ये कहते कहते वो अपने ख्यालात में खो गया और दफतन चुप हो गया। मैं भी खामोश रहा। थोड़ी देर बाद वो फिर चौंका और कहने लगा, मैं क्या कह रहा था? आप डिप्टी साहब के यहाँ मुलाजिम हो गए? हाँ, वो उन्हीं डिप्टी साहब की इकलौती लड़की थी और हर रोज सुबह 9 बजे मैं जहरा को मोटर में स्कूल ले जाया करता था। वो पर्दा करती थी, मगर मोटर ड्राइवर से कोई कब तक छुप सकता है। मैंने उसे दूसरे रोज ही देख लिया। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसमें एक खास बात भी थी। बड़ी संजीदा और मतीन लड़की थी। उसकी सीधी मांग ने उसके चेहरे पर एक खास किस्म का वकार पैदा कर दिया था। वो, मैं क्या अर्ज करूं, वो क्या थी? मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उसकी सूरत और सीरत बयान कर सकूं। बहुत देर तक वो अपनी ज़हरा की खूबियां बयान करता रहा। इस दौरान में उसने कई मरतबा उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ऐसा मालूम होता था कि ख्यालात उसके दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो गए हैं। कभी कभी बात करते करते उसका चेहरा तिमतिमा उठता, लेकिन फिर उदासी छा जाती और वो आहों में गुफ्तगू करना शुरू कर देता। वो अपनी दास्तान बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुना रहा था, जैसे खुद भी मजा ले रहा हो। एक एक टुकड़ा
जोड़कर उसने सारी कहानी पूरी की, जिसका माहसल ये था, ज़ोहरा से उसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। कुछ दिन तो मौका पाकर उसका दीदार करने और तरह तरह के मंसूबे बांधने में गुजर गए, मगर जब उसने संजीदगी से इस मोहब्बत पर गौर किया तो खुद को ज़ोहरा से बहुत दूर पाया। एक मोटर ड्राइवर अपने आका की लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता है? चुनाचे जब इस तल्ख हकीकत का एहसास उसके दिल में पैदा हुआ तो वो मगमूम रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया। कागज के एक पुर्जे पर उसने ज़ोहरा को चंद सतरें लिखी। ये सतरें मुझे याद हैं। ज़ोहरा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा नौकर हूं। तुम्हारे वालिद साहब मुझे 30 रुपए माहवार देते हैं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी समझ में नहीं आता। ये सतरें कागज पर लिखकर उसने कागज उसकी किताब में रख दिया। दूसरे रोज जब वो उसे मोटर में स्कूल ले गया तो उसके हाथ कांप रहे थे। हैंडल कई बार उसकी गिरफ्त से निकल गया, मगर खुदा का शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट ना हुआ। उस रोज उसकी कैफियत अजीब रही। शाम को जब वो ज़ोहरा के स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने मोटर रोकने के लिए कहा। जब उसने मोटर रोक ली तो ज़ोहरा ने निहायत संजीदगी के साथ कहा, देखो नईम, आइंदा तुम ऐसी हरकत कभी ना करना। मैंने अभी तक अब्बा जी से तुम्हारे इस खत का जिक्र नहीं किया जो तुमने मेरी किताब में रख दिया था, लेकिन अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मजबूरन उनसे शिकायत करना पड़ेगी, समझे? चलो अब मोटर चलाओ। इस गुफ्तगू के बाद उसने बहुत कोशिश की कि डिप्टी साहब की नौकरी छोड़ दे और ज़ोहरा की मोहब्बत को अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दे, मगर वो कामयाब न हो सका। 1 महीना इसी कश्मकश में गुजर गया। एक रोज उसने फिर जुर्रत से काम लेकर खत लिखा और ज़ोहरा की एक किताब में रखकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि दूसरे रोज सुबह को उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। शाम को स्कूल से वापस आते हुए ज़ोहरा उससे हम कलाम हुई। एक बार फिर उसको ऐसी हरकतों से बाज रहने के लिए कहा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल तुम्हें होना चाहिए। ये उसने एक बार फिर उसे कुछ इस संजीदगी और मतानत से कहा कि नईम की सारी उम्मीदें फना हो गईं और उसने कसद कर लिया कि वो नौकरी छोड़ देगा और लखनऊ से हमेशा के लिए चला जाएगा। महीने के आखिर में नौकरी छोड़ने से पहले उसने अपनी कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी में ज़ोहरा को आखिरी खत लिखा। उसमें उसने निहायत दर्द भरे लहजे में उससे कहा, ज़ोहरा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल कर सकूं, मगर दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। ये मेरा आखिरी खत है। कल शाम को मैं लखनऊ छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें अपने वालिद साहब से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी मेरी किस्मत का फैसला कर देगी, मगर यह ख्याल ना करना कि तुमसे दूर रहकर तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। मैं जहां कहीं भी रहूंगा मेरा दिल तुम्हारे कदमों में होगा। मैं हमेशा इन दिनों को याद करता रहूंगा जब मैं मोटर आहिस्ता आहिस्ता चलाता था कि तुम्हें धक्का न लगे। मैं इसके सिवा और तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता था। यह खत भी उसने मौका पाकर उसकी किताब में रख दिया। सुबह को ज़ोहरा ने स्कूल जाते हुए उससे कोई बात न की और शाम को भी रास्ते में उसने कुछ न कहा। चुनाचे वो बिल्कुल नाउम्मीद होकर अपनी कोठरी में चला आया। जो थोड़ा बहुत असबाब उसके पास था बांध कर उसने एक तरफ रख दिया और लालटेन की अंधी रोशनी में चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि ज़ोहरा और उसके दरमियान कितना बड़ा फासला था। वो बेहद मखमूम था, अपनी पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे उस बात का एहसास था कि वो एक अदना दर्जे का मुलाजिम है और अपने आका की लड़की से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी बेख्तियार उससे मोहब्बत करता है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? और फिर उसकी मोहब्बत फरेब तो नहीं। वो इसी उधेड़ बुन में था कि आधी रात के करीब उसकी कोठरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन फिर उसने ख्याल किया कि माली होगा। मुमकिन है उसके घर में कोई एकाएकी बीमार पड़ गया हो और वो उससे मदद लेने के लिए आया हो। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो ज़ोहरा सामने खड़ी थी। जी हाँ, ज़ोहरा। दिसंबर की सर्दी में शॉल के बगैर वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी जुबान गुंग हो गई। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या कहे। चंद लम्हात कब्र की सी खामोशी में गुजर गए। आखिर ज़ोहरा के होंठ वाह हुए और थरथराए हुए लहजे में उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। बताओ अब तुम क्या चाहते हो? लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी इस कोठरी में दाखिल हूँ, मैं तुमसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। नईम खामोश रहा, लेकिन ज़ोहरा उससे पूछने लगी, क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? नईम को जैसे ठेस सी लगी। उसका चेहरा तिमतिमा उठा। ज़ोहरा,
तुमने ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब अगर मैं दूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं मोहब्बत नहीं करता? ज़हरा ने इस सवाल का जवाब न दिया और थोड़ी देर खामोश रहकर अपना दूसरा सवाल, मेरे बाप के पास दौलत है मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जो कुछ मेरा कहा जाता है मेरा नहीं है, उनका है। क्या तुम मुझे दौलत के बगैर भी वैसा ही अजीज समझोगे? नईम बहुत जज्बाती आदमी था, चुनाचे इस सवाल ने भी उसके वकार को जख्मी किया। बड़े दुख भरे लहजे में उसने ज़हरा से कहा, ज़हरा, खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें न पूछो जिनका जवाब इस कदर आम हो चुका है कि तुम्हें थर्ड क्लास इश्किया नावलों में भी मिल सकता है। ज़हरा की इस कोठरी में दाखिल हो गई और उसकी चारपाई पर बैठकर कहने लगी, मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। ज़हरा ने अपना कॉल पूरा किया जब दोनों लखनऊ छोड़कर दिल्ली चले आए और शादी करके एक छोटे से मकान में रहने लगे तो डिप्टी साहब ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। नईम को नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो घर में नहीं था। डिप्टी साहब ने ज़हरा को बहुत बुरा भला कहा, उनकी सारी इज्जत खाक में मिल गई थी। वो चाहते थे कि ज़हरा नईम को छोड़ दे और जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाए। वो नईम को 2-3 हज़ार रुपया देने के लिए भी तैयार थे मगर उन्हें नाकाम लौटना पड़ा, इसलिए कि ज़हरा नईम को किसी कीमत पर भी छोड़ने के लिए तैयार न हुई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जी, मैं नईम के साथ बहुत खुश हूँ। आप इससे अच्छा शौहर मेरे लिए कभी तलाश नहीं कर सकते। मैं और वो आपसे कुछ नहीं मांगते। अगर आप हमें दुआ दे सकें तो हम आपके ममनून होंगे। डिप्टी साहब ने जब यह गुफ्तगू सुनी तो बहुत खश्म आलूद हुए। उन्होंने नईम को कैद करा देने की धमकी भी दी मगर ज़हरा ने साफ साफ कह दिया, अब्बा जी, इसमें नईम का क्या कसूर है? सच तो ये है कि हम दोनों बेकसूर हैं। अलबत्ता हम एक दूसरे से मोहब्बत ज़रूर करते हैं और वो मेरा शौहर है। ये कोई कसूर नहीं है, मैं नाबालिग नहीं हूँ। डिप्टी साहब अक्लमंद थे, फौरन समझ गए कि जब उनकी बेटी ही रजामंद है तो नईम पर कैसे जुर्म आयद हो सकता है। चुनाचे वो ज़हरा को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कुछ अरसे के बाद डिप्टी साहब ने मुख्तलिफ लोगों के जरिए से नईम पर दबाव डालने और उसको रुपए पैसे से लालच देने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। दोनों की जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी। गो नईम की आमदनी बहुत ही कम थी और ज़हरा को जो नाजो नाम में पली थी, बदन पर खुरदरे कपड़े पहनने पड़ते थे और अपने हाथ से सब काम करने पड़ते थे, मगर वो खुश थी और खुद को एक नई दुनिया में पाती थी। वो बहुत सुखी थी, बहुत सुखी। नईम भी बहुत खुश था, लेकिन एक रोज खुदा का करना ऐसा हुआ कि ज़हरा के सीने में मूजी दर्द उठा और पेशतर इसके कि नईम उसके लिए कुछ कर सके, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और नईम की दुनिया हमेशा के लिए तारीक हो गई। ये दास्तान उसने रुक रुक कर और खुद मजे ले लेकर करीबन 4 घंटों में सुनाई। जब वो अपना हाल दिल सुना चुका तो उसका चेहरा बजाय जर्द होने के तिमतिमा उठा, जैसे उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने खून दाखिल कर दिया है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हलक सूख गया था। दास्तान जब खत्म हुई तो फौरन उठ खड़ा हुआ जैसे उसे बहुत जल्दी है और कहने लगा, मैंने बहुत गलती की जो आपको अपनी दास्ताने मोहब्बत सुना दी। मैंने बहुत गलती की। ज़हरा का जिक्र सिर्फ मुझी तक महदूद रहना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज़ भरा गई। मैं जिंदा हूँ और वो इससे आगे वो कुछ न कह सका और जल्दी से मेरा हाथ दबाकर कमरे से बाहर चला गया। नईम से फिर मेरी मुलाकात न हुई। अपोलो बंदर पर कई मरतबा उसकी तलाश में गया मगर वो ना मिला। 6 या 7 महीने के बाद उसका एक खत मुझे मिला जो मैं यहाँ पर नकल कर रहा हूँ। साहब, आपको याद होगा मैंने आपके मकान पर अपनी दास्ताने मोहब्बत सुनाई थी। वो महज फसाना था, एक झूठा फसाना। कोई ज़हरा है ना नईम। मैं वैसे मौजूद तो हूँ मगर वो नईम नहीं हूँ जिसने ज़हरा से मोहब्बत की थी। आपने एक बार कहा था कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं। मैं भी उन बदकिस्मत आदमियों में से एक हूँ जिसकी सारी जवानी अपना दिल परचाने में गुजर गई। ज़हरा से नईम की मोहब्बत एक दिली बहलावा था और ज़हरा की मौत मैं अभी तक नहीं समझ सका कि मैंने उसे क्यों मार दिया। बहुत मुमकिन है कि उसमें भी मेरी ज़िंदगी की स्याही का दखल हो। मुझे मालूम नहीं आपने मेरे अफसाने को झूठा समझा या सच्चा, लेकिन मैं आपको एक अजीब व गरीब बात बताता हूँ कि मैंने यानी इस झूठे अफसाने के खालिक ने उसको बिल्कुल सच्चा समझा, 100% हकीकत पर मबनी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने वाकई ज़हरा से मोहब्बत की है और वो सचमुच मर चुकी है। आपको यह सुनकर और भी ताज्जुब होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया
इस अफसाने के अंदर हकीकत का उनसर ज्यादा होता गया और ज़हरा की आवाज़, उसकी हंसी भी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं उसके सांस की गर्मी तक महसूस करने लगा। अफसाने का हर जर्रा जानदार हो गया और मैंने अपने हाथों कब्र खोद दी। ज़हरा फसाना न सही, मगर मैं तो फसाना हूं। वो मर चुकी है, इसलिए मुझे भी मर जाना चाहिए। ये खत आपको मेरी मौत के बाद मिलेगा। अलविदा। ज़हरा मुझे जरूर मिलेगी। कहाँ, ये मुझे मालूम नहीं। मैंने ये चंद सतूर सिर्फ इसलिए आपको लिख दी हैं कि आप अफसाना निगार हैं। अगर इससे आप अफसाना तैयार कर लें तो आपको 7-8 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि एक मर्तबा आपने कहा था कि अफसाने का मुआवजा आपको 7 से 10 रुपए तक मिल जाया करता है। ये मेरा तोहफा होगा। अच्छा, अलविदा। आपका मुलाकाती नईम। नईम ने अपने लिए ज़हरा बनाई और मर गया। मैंने अपने लिए ये अफसाना तख्लीक किया है और जिंदा हूं। ये मेरी ज्यादती है।